हेलो गाइस, समरी एज इट इज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज की थर्ड चैप्टर हम देखेंगे, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। कंप्लीट समरी वीडियो फॉर वेरियस एग्जाम्स। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, तो अपनी पेन पेपर लेके बैठिए। मैंने जैसे आपको चैप्टर 1 में बताया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में कि सबसे पहले खेती की शुरुआत कहां पे हुई थी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में हुई थी। तो ये सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बारे में हम और चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। हम बताएंगे कि ये खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, खेती और पशुपालन की वजह से आदमी का जीवन कैसे चेंज हुआ। तो ये सारी चर्चा इस पूरे चैप्टर में होने वाली है और ये पूरा का पूरा चैप्टर भारतीय उपमहाद्वीप के इन सुलेमान माउंटेन्स के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, ये वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट अफगानिस्तान में, इसके बारे में बहुत सी चर्चा मैंने चैप्टर 1 में करे रखी है। यहाँ पे आई बटन में आपको चैप्टर 1 की लिंक मिली होगी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में पशुपालन कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद में खेती कैसे स्टार्ट हुई, इनकी वजह से उस वक्त के इंसान का जीवन कैसे बदला। ये सारी चीजें बताने से पहले मुझे आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहिए। तो आपको पता है पूरा पाषाण युग 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। मैंने चैप्टर नंबर 1 में ये सब कुछ कवर करके रखा है। 20 लाख साल पहले ये मानव मानव नहीं था, मानव एक पशु था। ये पशु ने क्या किया, पशु कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक की पूरी कहानी चैप्टर 1 और 2 में क्लियर की गई। स्पेशली चैप्टर 2 में मैंने वहां पे बताया आपको कि उन्होंने पत्थर का यूज करना शुरू कर दिया, अग्नि का यूज करना शुरू कर दिया। जो अपने घर थे वो घर एक नॉर्मल ग्राउंड से उन्होंने चेंज कर दिए गुफाओं में। ये सारी चीजों की चर्चा मैंने चैप्टर 2 में करी, उसका भी यहाँ पे आई बटन में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। ये सारी चर्चा करने के बाद अभी हम एक स्टेप और बढ़ेंगे आगे। हम पता करेंगे कि ये जो मानव था, जो कि जानवर ही था लगभग लगभग, ये मानव कैसे कन्वर्ट हुआ इस पूरी डेवलप्ड सोसाइटी में। खेती करने वाला, पशुपालन करने वाला, झुंड में रहने वाला बना नवपाषाण युग में लगभग लगभग 10,000 साल पहले। तो आज का हमारा चैप्टर भोजन संग्रह से उत्पादन तक, इसमें हम तीन मेन चीजें देखेंगे। मैं तो कहूंगा दो मेन चीजें देखेंगे कि पशुपालन और खेती। पशुपालन का सबसे पहले देखेंगे कि फायदा क्या होने वाला था, कि पशुपालन नहीं कर रहा था आदमी तब तक उसको नुकसान क्या हो रहे थे, और पशुपालन करने से उसको फायदा क्या मिलने वाला था। और फिर नेक्स्ट देखेंगे जब उसने डिसाइड कर लिया कि अभी अपने को पशुपालन करना है, तो पशुपालन की पद्धति कैसे अपनाई, पशुपालन करने का तरीका कैसे अपनाया, वो सब देखेंगे। खेती में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले देखेंगे जरूरत, कि खेती नहीं कर रहा था तो क्या नुकसान थे, खेती करने वाला था तो क्या फायदे थे, और खेती की उसको जरूरत कैसे पैदा हो गई। मैंने बोला पशुपालन का फायदा और खेती की जरूरत। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किए ऐसे नहीं किए हैं, पशुपालन नहीं करता तो भी चलता, बट खेती नहीं करता तो नहीं चलता, इसलिए खेती की यहाँ पे जरूरत बन गई थी। तो खेती की 2.1 में देखेंगे जरूरत, और 2.2 में देखेंगे पद्धति की। जब उसने डिसाइड कर लिया कि अपने को खेती करनी है, तो उसने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में, ये पूरा चैप्टर भारतीय उपमहाद्वीप का ही है, इसमें आपको बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कुछ बातें नहीं होंगी। मैं जब भी कहूंगा कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था, सबसे पहले उसका इस्तेमाल हुआ था, इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले उसका इस्तेमाल हुआ था। बाकी दुनिया का हमें पता नहीं, एटलीस्ट क्लास 6 में हमको कुछ पता नहीं। तो फिर जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो खेती की गई थी उसकी पद्धति क्या थी, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले पशुपालन किया गया था, उसकी पद्धति क्या थी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। और फिर फाइनली ये चीज देखेंगे कि पशुपालन और खेती से उसके जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। सबसे पहले देखते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो पशुपालन के क्या फायदे होने वाले थे। मैंने आपको बताया कि जब पूरा पाषाण युग में, मतलब 20 लाख साल पहले आदमी था, तब वो पशुपालन नहीं करता था। अबे वो पशुपालन क्या करेगा, वो तो खुद ही एक पशु था। तो वो पशुपालन करने के फायदे देखने लगा। वो फायदे क्या थे वो अभी हम जानेंगे। तो पशुपालन करने के फायदे थे, मांस मिलने वाला था, दूध और अन्य पदार्थ मिलने वाले थे। अन्य मतलब अंडे मिलने वाले थे, अंडे मिलने वाले और कुछ चीजें मिलने वाली थी। और भार ढोने के लिए कुछ साधन मिलने वाला था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन जब तक आदमी नहीं कर रहा था तब उसको मांस पाने के लिए ऑन द स्पॉट शिकार करनी पड़ती थी। मतलब उसने ऑन द स्पॉट शिकार की और उसने वो मांस खा लिया। बट अभी पशुपालन अगर करता तो उसको मांस डायरेक्ट जाके शिकार करने करके खाने की जरूरत ही नहीं थी, उसके पास तो ऑलरेडी रेडीमेड एक जानवर अवेलेबल होने वाला था। तो दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉफिट। उसको दूध और अन्य चीजें मिलने वाली थी, विच वेर
गोइंग टू एक्ट एज अ फूड, और भार ढोने के लिए एक साधन ही मिलने वाला था। मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से बताया था कि उस वक्त का आदमी बस चलता रहता था, उसके पास दूसरा कोई साधन था क्या? नहीं था। तो जब भी उसको कुछ लेके जाना होता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, तो वो क्या करता था? खुद ही उठाता था और खुद लेके जाता था। बट जब उसको भार ढोने के लिए एक साधन मिल गया तो उस दो चीजें हुई। एक तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई भार ढोने की, क्योंकि अगर बड़ा कुछ ऊंट ऊंट ले लेता या फिर हाथी ले लेता या फिर कुछ घोड़ा ले लेता तो घोड़े की भार ढोने की क्षमता ज्यादा थी। दैट वाज द फर्स्ट एडवांटेज। एंड सेकंड एडवांटेज वाज कि वो ज्यादा ज्यादा किलोमीटर, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता था बिना थके। दैट वर द टू एडवांटेजेस। तो भार ढोने के लिए एक साधन मिल गया, और ये भार ढोने का जो साधन मिला ना, इसका आगे जाके बहुत अच्छा जिक्र आने वाला है चैप्टर नंबर 4 और 5 में, तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। काफी, हालांकि वो अलग एक विषय है। तो उसको फायदे पता चल गए कि मांस मिलने वाला है, दूध और अन्य चीजें मिलने वाली है, और भार ढोने के लिए कुछ साधन मिलने वाला है। तो पशुपालन करना इज अ वेरी एडवांटेजियस थिंग। तो इसमें फायदा है। तो अभी करे कैसे, प्रोसीजर क्या है, पद्धति क्या है, उस आदमी ने कैसी पद्धति अपनाई, कौन सी प्रोसीजर अपनाई, वो देखते हैं। तो उसने प्रोसीजर देखो क्या अपनाई। उसने सबसे पहले छोटे दांतों और छोटे सींगों वाले जानवरों का चयन किया। कौन कौन से होते, ये देखो आप यहाँ पे ये डायग्राम में आपको कैनिनेज नाम की एक चीज पता होगी। ये होते हैं चार दांत। आप अगर कोई कुत्ता ले लो या फिर सी वाघ ले लो या फिर सिंह ले लो या फिर आप कैट ले लो, तो कैट को चार दांत होते हैं जो आगे आए होते हैं और बड़े नुकीले होते हैं। वो चार दांत नेचर ने उनको इसलिए दिए हुए हैं ताकि वो मांस को, मीट को काफी अच्छे से फाड़ सके। इसका मतलब दे वर नेचुरली क्रिएटेड एज अ कार्निवोर। काफी सिंपल सा लॉजिक है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। उनको चार दांत थे, इसका मतलब वो कार्निवोर्स हैं। तो ये जो है नुकीले दांत नहीं चाहिए, और नुकीले सींग जो यहाँ पे होते हैं वो भी नहीं चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये नुकीले दांत और नुकीले सींग का इस्तेमाल करके ये जानवर ह्यूमन को ही अटैक कर दे। तो इसलिए ह्यूमन ने छोटे दांतों और छोटे सींगों वाले जानवरों का चयन किया। कौन कौन से? कुत्ते का चयन किया था, एक्चुअली कुत्ते का भी चयन किया था। पता नहीं क्यों, उसको तो कैनिनीज होती है फिर भी चयन कर दिया। शायद वो होगा कि वो ह्यूमंस के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर रहा होगा। सेकंड, उन्होंने गाय का चयन किया, बकरी का चयन किया, घोड़े का चयन किया। हाथी का चयन बिल्कुल नहीं किया। हाथी को बहुत बड़े बड़े टस्क होते थे, हाथी का चयन बिल्कुल नहीं किया। फिर सेकंड चीज, हमने पहली चीज देख ली कि छोटे दांतों और सींगों वाले घोड़ों का, जानवरों का चयन कर लिया। फिर दूसरी चीज की कि घर के आसपास चारा रख दिया। चारा रख दिया, मांस रख दिया। और चारा और मांस रखने से उन्होंने अट्रैक्ट किया बाकी जानवरों को। जिन जानवरों को वो पालना चाहते थे, उनको जैसे ही पता चलता था कि अपने घरों के आसपास वो जानवर घूम रहा है, तो वो चुपके से चारा रख देते थे। वो जानवर उसके लिए अट्रैक्ट होके आ जाता था, ये उसको पाल लेते थे। दैट वाज द सेकंड पॉइंट कि वो घर के आसपास चारा रख दे। पहला पॉइंट क्या कि उन्होंने ऐसे जानवरों का चयन किया। फिर सेकंड चीज कि वो जानवर दिखते ही घर के आसपास चारा रख दिया। थर्ड चीज ऐसी की कि जब वो जानवर मानव की शरण में आ गया, तब उसने, मानव ने उस जानवर का हिंसक जानवरों से सुरक्षा की। सुरक्षा करने के बाद एक कनेक्शन बन गया उस जानवर में और इंसानों में, जिसको आजकल हम मवेशी कहते हैं, जिनको आज हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। वो डोमेस्टिक एनिमल, वो मवेशी ऐसे क्रिएट हुए थे कि सबसे पहले उन्होंने चयन किया, दूसरा उनको अट्रैक्ट किया, और तीसरा उनका प्रोटेक्शन किया। ये तीन चीजें करने के बाद एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ मानव में और उन प्राणियों में। हालांकि वो पता लगे कि मानव ने बाद में जाके खुद ही उनको खा लिया, बट मानव में और एनिमल में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और दोनों एक दूसरे के सलाह से रहने लग गए। एंड दिस इज हाउ this human which was acting as a animal 20 lakh years before converted to a shepherd। मतलब एक आदमी जो पशु की तरह रहता था 20 लाख साल पहले, वो पशुपालक बन गया। दिस वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम। और ये होने के लिए 10,000 पहले तक का टाइम आना लग गया। मतलब 19,90,000 साल लग गए ये चीज होते होते, ह्यूमन का ब्रेन इवॉल्व होते होते। एक फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने कुत्ते को भी सिलेक्ट किया था, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अभी मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, सबसे पहले मतलब कब? सबसे पहले मतलब
20 लाख साल पहले। और सबसे पहले मतलब कहां पे सबसे पहले? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मैं पूरे दुनिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? एकदम आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पशुपालन देख लिया, फिर हमने फायदा देखा 1.1 में। उसका फायदा देखा। फायदा क्या था? कि उसको मांस मिलने वाला था, उसको दूध मिलने वाला था, उसको अंडे मिलने वाले थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि उसको अपना सामान ढोने के लिए एक साधन मिलने वाला था। तो ये सारे फायदे थे पशुपालन के, जो कि ह्यूमन को पता चल गए थे। तो ह्यूमन ने एक पद्धति अपनाई, जिस पद्धति की वजह से एस्टेब्लिश हुआ एक कनेक्शन बिटवीन अ पशु एंड अ ह्यूमन, जिसकी वजह से ह्यूमन बन गया पशुपालक और वो जानवर बन गया मवेशी। वो पद्धति क्या थी? पद्धति थी कि सबसे पहले इंसानों ने ऐसे जानवरों का सिलेक्शन किया जो जानवर के दांत ज्यादा आगे नहीं आए हुए थे, मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं थे, और ऐसे जानवर जिनके सींग नहीं थे, क्योंकि सींग और दांत, नुकीले दांत were going to be a harm to humans if they were to attack humans। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि फिर उसने क्या किया, इंसानों ने अपने घर के आसपास चारा रख दिया, वो चारे को देख के अट्रैक्ट हुए एनिमल्स, और फिर इंसानों ने उनको शरण में ले लिया। और थर्ड चीज कि जैसे ही इंसानों की शरण में आ गए वो जानवर, तब उन्होंने जंगली जानवरों से, हालांकि सभी जंगली थे उस वक्त, बट सो कॉल्ड जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा की। किसकी सुरक्षा की? वो जो शरण में आए हुए थे ना जानवर, उनकी। तो इस 3 तरीकों से, इस पद्धति से इंसान बन गया पशुपालन, और अब इंसान बन गया पशुपालक, और जो पशुपालक था वो क्या कर रहा था? पशुपालन। क्लियर है? काफी ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी पशुपालन हमने पूरा कवर कर लिया। यहाँ पे अभी देखते हैं खेती। और खेती वॉज नॉट अ थिंग कि चलो मन लगे तो करूंगा, मन लगे तो नहीं करूंगा। जैसे पशुपालन था कि करो तो करो, ना करो तो ना करो, कोई ज्यादा लॉस नहीं है। बट खेती की आपको जरूरत थी, तो ये जरूरत और पद्धति देखते हैं 2.1 और 2.2 में। तो एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है कि खेती की जरूरत आदमी को कैसे पड़ी थी। नीड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये 20 लाख साल पहले का एनिमल है, या ही इज एनिमल, उसको ह्यूमन नहीं कह सकते। वो खाने की तलाश में तब निकलता था जब उसको भूख लगती थी। सेकंड, वो कभी कभी कुछ गलत चीजें खा लेता था, मर जाता था। कभी कभी ऐसे गलत जानवर के पीछे लग जाता था वो, जो उसी को खा के मार देता था। तो वो चीजें देखते हैं कि जहरीले फल एवं वनस्पतियां गलती से खा लेता था आदमी। जब वो पशु की तरह एक्ट करता था, तो जो दिखे मुंह में डाल दिया, तो जहरीले फल एवं वनस्पतियां खा के खुद मर जाता था, खुद ही मर जाता था, खुद ही शिकार हो जाता था। और ऐसे ऐसे एनिमल से पंगे ले लेता था जिस एनिमल ने उसी को खा के मार दिया। मतलब खाने की तलाश में गया और खुद ही खाना बन के मर गया। तो ये चीजें होती थी। जैसे जैसे ये चीजें होती थी, आदमी गलत कर रहा था, ये आदमी को पता चला। जैसे जैसे वो पुरापाषाण से नवपाषाण युग की तरफ जाने लग गया। पुरापाषाण से नवपाषाण तक आते आते कितने साल लग गए? 20 लाख साल। तो इस 20 लाख साल में ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ, और वो क्वेश्चन करने लग गया कि जब मेरे को भूख लगती है तभी मैं बाहर निकलता हूं। सेकंड, मैं कभी कभी कुछ गलत खा लेता हूं तो मर जाता हूं। और थर्ड, मैं ऐसे कुछ जानवरों का शिकार बन जाता हूं जिनको मैं खाना चाहता था, बट जिन्होंने मुझे ही खा लिया और मुझे मार दिया। तो क्या करे सर? तो उसका ब्रेन डेवलप हुआ। ब्रेन नवपाषाण युग आते आते काफी ज्यादा डेवलप हो गया था। और वो डेवलपमेंट का भी नतीजा देखते हैं क्या है। उसने एक ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी है हमारे लिए। अच्छे से देखिए, काफी कॉमन सेंस लगता है आजकल, बट उस वक्त के लिए ये तो मतलब नोबेल प्राइज के हकदार हो गए थे। कि उसने देखा कि अब अगर आप अनार का सीड लेते हो और उसको जमीन में डालते हो, तो उसका अंकुर होता है। अंकुर का एक छोटा प्लांट होता है, छोटा का थोड़ा बड़ा प्लांट होता है, बड़ा का होते होते बहुत बड़ा प्लांट होता है, जिसको अनार का फल आता है, जो कि मैं खा सकता हूं। और अनार का फल का जो बी होता है या फिर सीड होता है, उसको आप फिर से लेके डाल दो जमीन में। वो फिर से छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा, और उसके बाद में फल। इसका मतलब जिस चीज का सीड आप नीचे डालोगे, जिस चीज का सीड आप नीचे डालोगे, वो चीज आपको फल स्वरूप मिलेगी जब उसका पेड़ उगेगा। और आप ऐसा कितने भी पेड़ लगा सकते हो एट द सेम टाइम।
आदमी के दिमाग में एकदम से लाइट आ गई कि अगर मैंने सीड डाल दिए बहुत सारे जमीन में, तब बहुत सारे पेड़ उगेंगे, और बहुत सारे पेड़ उगेंगे तो बहुत सारे फल उगेंगे, बहुत सारे फल उगेंगे तो बहुत सारा खाना मिलेगा, तो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये खाने का प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है तो और क्या चाहिए मेरे को, मैं खाने के लिए तो मर रहा हूं। तो मैं अगर 50 सीड डालूंगा 50 प्लांट्स आएंगे, मैं अगर हजारों सीड डाल दूंगा तो हजारों फल आएंगे। पद्धति देखते हैं। अभी हमने देख लिया कि जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि उसको वो कुछ भी खाता था तो मर जाता था, वो भूख लगती थी तब बाहर निकलता था, और थर्ड चीज कभी कभी ऐसे प्राणियों की शिकार करने निकल जाता था जो उन्हीं को खा के मार के खत्म कर देते थे। तो उसको ऑब्जर्वेशन मिला, क्या मैंने अभी बताया, याद करो। ऑब्जर्वेशन उसने ये किया था कि उसने देखा कि जब आप अनार का सीड डाल के जमीन में डालते हो तो अनार का फल आता है, आप बनाना का सीड लेके अगर जमीन में डालते हो तो बनाना का ट्री निकलता है। इसका मतलब जिस चीज का सीड मैं जमीन में डालूंगा उसका कुछ दिनों बाद फल मिलेगा। लुक्स अ कॉमन सेंस बट एट दैट टाइम इट वाज अ नोबेल प्राइज। तो उसकी पद्धति कैसे की उसने, वो सोचा कि अगर मैं हजारों हजारों पेड़ लगा दूंगा तो मुझको लाखों फल मिलेंगे। तो ये हजारों पेड़ लगाने की प्रोसेस कहते हैं खेती, और वो पद्धति देखते हैं उसने क्या क्या किया। सबसे पहला, उसने अपनाया गया पौधा मानव को कोई बाधा ना कर सके इसकी शाश्वती रखी। मतलब मैंने आपको बोला था कि वो कभी कभी पॉइजनस फ्रूट खा के मर जाता था, तो ये अपनाए गए ऐसे पौधे जो मानव की कोई बाधा ना कर सके, उनका सिलेक्शन उसने किया। उसने क्या किया, उसने जौ की खेती शुरू कर दी, गेहूं की खेती शुरू कर दी, चावल की खेती शुरू कर दी। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि चावल की खेती इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले कहां पे हुई थी। आपको याद है? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, और अगर आपको ना याद हो तो चैप्टर 1 में जाके देखो। सेकेंड चीज, बड़े दाने होने चाहिए। थर्ड चीज, डंठले अनाज के पके दानों का भार संभाल सके, ऐसा ना हो कि हवा आ गई टूट गए मर गए, नहीं। डंठले इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अनाज के पके दानों का भार संभाल सके, इसलिए ऐसे प्लांट्स का चयन किया। ये तीन चीजें याद रखी और ऐसे करते करते उसने खेती की शुरुआत कर दी। अभी ये खेती का फायदा देखो क्या हुआ कि जो अनाज आया उस अनाज का उपयोग उसने बीज के रूप में किया, खाद्य के रूप में किया, उपहार के रूप में किया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भंडारण के लिए किया। भंडारण के लिए कहना किया, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको जब भूख लगती थी तब वो निकलता था शिकार पे या फिर फल फूल ढूंढने के लिए, बट अभी वो भंडारण करना चालू कर दिया। मतलब उसके पास अगर 5 किलो का राइस है, आज 1 किलो खाएगा, 4 किलो कल के लिए रखेगा। अगर कल भूख लगती है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, रेडीमेड खाना तैयार है। दैट्स सरप्राइजिंग राइट? एक आदमी जो 20 लाख सालों से भूख लगती थी तब बाहर निकलता था, उसको आप जाके बोल दो दूसरे दिन कि अरे ऑलरेडी है इधर, वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा, उसकी मेहनत बच जाएगी यार। तो वो अनाज का भंडारण बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चार चीजों के रूप में अनाज का उपयोग होने लग गया, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, एंड भंडारण के रूप में। आप बोलेंगे उपहार के रूप में, काय को, उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। तो उपहार ये तो एडवांस्ड है थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 4 और 5 में पता चलेगा। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर बसने स्टार्ट हो गए, वो वहां पे अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से वो मिलना स्टार्ट कर दिए, तब उपहार के रूप में लेके जाने लग गए इस अनाज को। तो ये थोड़ा सा फ्यूचर वाला इस्तेमाल है, बट बाकी सारे इस्तेमाल ऑन द स्पॉट रेडीमेड इंस्टेंटली होने लग गए। खाद्य के रूप में ऑफकोर्स कॉमन सेंस, बीज के रूप में होने लग गए जो कि फ्यूचर में वो खेती के लिए यूज करने वाला था, और भंडारण के लिए क्योंकि भंडारण से उसको क्या होता था, ऑन द स्पॉट खाना मिलता था। और ये याद करिए, मैंने सबसे पहले आपको वो ग्लोब दिखाया, वो ग्लोब कहाँ का है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में हो रहा है ये सब कुछ। हाँ, वो बात अलग है कि ये विंध्य पर्वत में भी बाद में होने लग गया, गैरो हिल्स में भी बाद में हो गया, जिसकी मैंने चैप्टर 1 और 2 में काफी अच्छे से चर्चा की हुई है। हालांकि ये सारी चीजें सबसे पहले हुई सुलेमान और किरथर में। इस प्रकार एक आदमी जो पशुओं की तरह रहता था 20 लाख साल पहले, वो बन गया किसान। 10,000 साल पहले। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि वो पशुपालक कैसे बना, और यहां पे मैंने आपको दिखाया वो किसान कैसे हुआ। और ये चीज होने के लिए उसको कितने साल लगे दोस्तों? 19,90,000 साल, लगभग 20 लाख साल। 20 लाख साल काफी बड़ा और ट्रिमेंडस टाइमलाइन है। आप जस्ट याद करिए कि
यीशु क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले हुआ है, बस 2020-21 साल पहले। तो इसका 1000 गुना टाइम बोल रहा हूं मैं, 20 लाख साल। उतना टाइम लग गया आदमी को यह समझने के लिए कि अगर मैं कोई बीज डालूंगा जमीन में तो उसका पेड़ उगेगा, मेरे को इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट खाना मिलेगा। मैं अगर किसी पशु को पाल लूंगा तब मुझे मांस, दूध और ढोने के लिए एक साधन मिलेगा। ये चीजें समझने के लिए उसको 20 लाख साल लग गए। मतलब यीशु क्राइस्ट के जन्म से आज तक के टाइम का 1000 गुना लगा। दैट्स अ बिग डील। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस तरीके से मैंने आपको दो चीजें समझाई कि ये मानो जो पशु था 20 लाख साल पहले बन गया पशुपालक और बन गया किसान। और ये पशुपालक और किसान जब ये 10,000 साल पहले तक आते आते बन चुका था, यही पशुपालक और किसान आगे जाके वो मॉडर्न इंसान बना जिसको आज आप मैं जानते हैं, हम खुद हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पशुपालन के बारे में बताया, पशुपालन का फायदा बताया। क्या बताया था? पशुपालन के फायदे ये थे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पशुपालन का फायदा ये था कि उसको मांस मिलने वाला था, दूध मिलने वाला था, अंडा मिलने वाला था, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, काफी इंपॉर्टेंट चीज कि उसको बाहर ढोने के लिए कुछ साधन मिलने वाला था। तो उसने पद्धति क्या अपनाई? सबसे पहले उसने क्या किया? ऐसे जानवरों का सिलेक्शन किया, जहां पे हमने वो डायग्राम देखी थी, वो कैनिकल्स और उसकी, उसने ऐसे जानवरों का सिलेक्शन किया जो जानवर ज्यादा हार्मफुल ना हो सके उसको आगे जाके। सेकंड, उसने अपने घर के आसपास चारा रख दिया जिससे वो जानवर अट्रैक्ट हुए। और तीसरी चीज, उसने उन जानवरों की, इंसान ने उन जानवरों की सुरक्षा की बाकी जंगली जानवरों से। तो ये पद्धति अपनाई। दो चीजें क्लियर। फिर हमने खेती की तरफ आए। खेती की क्यों जरूरत थी? फायदा नहीं था, जरूरत थी खेती की। खेती की क्यों जरूरत थी? क्योंकि वो जब भूख लगे तब बाहर निकलता था। और सेकंड चीज, वो कुछ गलत चीज खा लेता था जो पॉइजनस होती थी, खुद मर जाता था। और तीसरी चीज, वो ऐसे कुछ जानवरों का शिकार हो जाता था जो उन्हें ही खा के खत्म कर देते थे। मतलब ऐसे प्राणियों का वो खुद शिकार हो जाता था जिनको खाने की वो अभिलाषा रखता था। तो ये जरूरत थी कि ये तीन ड्रॉबैक्स जो थे वो ड्रॉबैक्स खत्म हो जाते अगर वो खेती करता। मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया, याद करिए। ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर अगर आप एक सीड लेते हो और उसको जमीन में डालते हो तो कुछ दिनों बाद उसका एक पेड़ आता है, और जिस पेड़ को वही फल होते हैं जो आपको चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1000 सीड बोओगे जमीन में तो उससे कम से कम 800 या फिर 500 तो ऐसे पेड़ उगेंगे जिस पेड़ों को फ्रूट होगा जो आपको चाहिए। मतलब बहुत से पैमाने पे आपको अन्न मिलेगा। और सेकंड चीज, आप उसको स्टोर करके कभी भी खा सकते हो। मतलब आपको भूख लगने पर बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। तो मैंने आपको फिर ये पूरा फायदा और नुकसान बताया मैंने आपको खेती का, और फिर बाद में बताई पद्धति। पद्धति क्या थी? सबसे पहले याद करिए, उसने सबसे पहले ऐसे पौधों का चयन किया जो पौधे पॉइजनस नहीं थे, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत से पौधे थे उस वक्त जो पॉइजनस थे और वो पॉइजनस खा के वो मर जाता था। तो उसने ऐसे पौधों का इस्तेमाल किया जो पॉइजनस नहीं थे। सेकंड, उसने ऐसे पौधों का इस्तेमाल किया जिनका सीड बड़ा हो। और थर्ड, उसने ऐसे पौधों का इस्तेमाल किया जो पौधे एक स्ट्रॉन्ग स्टीम रखते हो, ताकि वो जो फल है वो गिरे गिरे ना, मतलब वो फल को संभाल के रख सके, ताकि वो पेड़ गिरे ना हवा ववा आने के बाद, क्योंकि हवा आने के बाद वो गिर जाता था, पेड़ मर जाता था और कुछ फायदा ही नहीं होता था। तो ये चीजें हमने देखी। आप बोलोगे यार ये भोजन भोजन का पशुपालन के साथ संबंध है, मान लिया। खेती के साथ संबंध है, मान लिया। जीवन शैली में बदलाव का एको संबंध है? जो भी बदलाव आया मानव की जीवन शैली में, उसका काफी बड़ा रीजन भोजन भी रहा था। इसलिए ये पार्ट जीवन शैली में बदलाव इस चैप्टर में है। अभी देखते हैं जीवन शैली में बदलाव क्या क्या है। थोड़ा कंपैरिजन वाला स्टडी करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन वाला स्टडी करेंगे, आपको अच्छे से पता चलेगा कि वो पहले क्या करता था, बाद में क्या करने लगा। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी वो पहले जो करता था वो क्यों गलत था और बाद में जो करने लग गया वो सही क्यों था। ठीक है, जीवन शैली में बदलाव स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है ये, रहने की जगह। पूरा पाषाण युग में क्या थी, जरा याद करिए। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताई थी। रहने की जगह पूरा पाषाण युग में थी, एक तो ग्राउंड, नहीं तो पेड़ के नीचे, नहीं तो गुफा। और ये तीनों जगह ऐसी थी जहां पे कोई भी कभी भी आ सकता है। बारिश से आपका गुफाओं में थोड़ा बहुत संरक्षण हो जाए, बट पेड़ के नीचे और जमीन पे तो कुछ चांस ही नहीं है। नवपाषाण युग में वो कहां पे रहने लग गया? वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग गया। और ये झोपड़ियां ऐसी बनी होती थी कि उसको वो सारे क्लाइमेट को यहाँ पे सह लेता था, और वो काफी सिक्योर रहता था यहाँ पे। और सबसे मेन बात, वो झोपड़ी बनाता था उस जगह पे जहां पे उसको खुद को चाहिए। ऐसा नहीं था कि गुफाएं जहां पे मैं जाके वाके वहां जाके रहूंगा, नहीं। नवपाषाण युग में वो वहां झोपड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया जहां पे उसको लगता था कि यहाँ पे झोपड़ी होनी चाहिए।
जहां पे मेरा घर होना चाहिए। तो ये रहने की जगह का कंपैरिजन देख लिया हमने। फिर हमने पहराव का कंपैरिजन देखना है अभी। पुरापाषाण युग में आपको पता है कुछ नहीं पहनता था, एकदम नंगा। नवपाषाण युग में कवर करने लग गया खुद की बॉडी को पूरा की पूरा। क्यों? नवपाषाण युग में उसको पता चल गया कि अगर मैं मेरी बॉडी को कवर करता हूं तो मैं वेदर से, क्लाइमेट से, कीड़े मकोड़ों से और बाकी सारी चीजों से अपने स्किन को बचा सकता हूं। थर्ड देखते हैं भोजन। पुरापाषाण युग में मैंने आपको बताया कि पॉइजनस खा के मर जाते थे और कुछ भी खाते थे, कच्चा खाते थे, और तो ये डाइजेशन अच्छा नहीं होता था। पुरापाषाण युग में ऐसे थे। नवपाषाण युग आते आते खेती करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से पेड़ उगाना स्टार्ट कर दिया और उन पेड़ों से फल खाना स्टार्ट कर दिया जो कि बिल्कुल पॉइजनस नहीं थे। भोजन करने का तरीका, अभी भोजन तो मिल गया, चलो ठीक है भोजन तो मिल गया, बट पुरापाषाण युग में वो अच्छा भी भोजन मिले तो उसको कच्चा खाता था। हालांकि वो फल था तो भी कच्चा ही खाता था और हड्डी थी तब भी कच्चा खाता था। बट नवपाषाण युग आते आते अग्नि का खोज हुआ। मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण युग में, मतलब लेट अस से 12,000 ईयर्स टू 12,000 ईयर बैक टू 10,000 ईयर बैक, मध्य पाषाण युग में अग्नि का खोज हुआ था। चैप्टर 2 में आपको अच्छे से बताया था। तो नव पाषाण युग में उस अग्नि का यूज करके पकाना स्टार्ट कर दिया उसने भोजन को, इसकी वजह से उसका डाइजेशन सुधर गया। भोजन मिलने के बाद अभी आपको भोजन मिल गया, भोजन को आपने पका के खा लिया, बट भोजन मिलने के बाद पूरा पाषाण युग में वो एक ही टाइम में सब खा के खत्म कर देता था। नव पाषाण युग में उसको स्टोरेज के बारे में पता चला कि स्टोरेज करूंगा तो आगे भी ऑन द स्पॉट रेडीमेड खाना मिलेगा। आप बोलोगे कि स्टोन एज में उसको पतरा कहां से मिला, तो यार ये रिसेंट इमेजेस है। एक संगता पुरापाषाण युग में, ये काफी हिलारियस और कॉमेडी चीज है कि पुरापाषाण युग में वो अकेला निकलता था बाघ का या फिर टाइगर का शिकार करने के लिए और खुद ही शिकार बन के वापस आ जाता था। वापस भी कहा था, मर जाता था वहीं पे। तो नवपाषाण युग में वो एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए और नवपाषाण युग में वो एक ग्रुप बना के शिकार करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, उनका कैपेसिटी बढ़ गया शिकार करने का, विच इज अ वेरी बिग पॉइंट। महिलाएं पुरुष उन्होंने अपने अपने काम बांट लिए, उसकी वजह से उनको फोकस करने को बहुत इजी हो गया अपने अपने चीजों पे। तो पुरापाषाण युग में कैसा था, अकेला ही निकल जाता था। हाथी का, बड़े बड़े हाथी का, जिनको उस वक्त के हाथियों को कहते हैं प्राइम एलेफाज, याद रखिए ये वर्ड प्राइम एलेफाज। तो ये प्राइम एलेफाज का, जिनको बड़े बड़े टस्क होते थे, उनकी शिकार करने अकेला ही निकल जाता था, उतना दिमाग नहीं था यार। तो ये पुरापाषाण युग का प्रॉब्लम था, उसको सॉर्ट आउट किया नवपाषाण युग में जब ये ग्रुप बना के रहने लग गए। अब आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। नवपाषाण युग में वो ग्रुप बना के रहने लग गया। आधुनिक युग आते आते वो नगर बसा लेगा, नगर में वो डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह सारी चीज करेंगे। आपको ये चित्र याद होगा, ये अथेंस का चित्र है ग्रीस का, आपको शायद बहुत से लोगों को याद होगा। ग्रीस का अथेंस का चित्र है जहां पे डेमोक्रेसी की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे अपन ने पशुपालन खत्म कर लिया, पशुपालन का फायदा और पद्धति खत्म कर ली, खेती खत्म कर ली, जरूरत और पद्धति खत्म कर ली खेती की, और फिर हमने देखा जीवन शैली में बदलाव, जैसे उसको खाने पीने, रहने सहने, शिकार करने, वो सारी चीजों में कैसे बदलाव है उनकी भी जानकारी हमने ली। और इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। हाँ, वो बात अलग है कि इस चैप्टर में आप अगर एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 खोलोगे तो वहां पे आपको मेहरगढ़ और दार्जिलिंग की केस स्टडी मिलेगी, जहां पे वो बताएंगे कि दार्जिलिंग और के मेहरगढ़ में क्या क्या मिला, मतलब खुदाई करने के बाद। तो मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताता हूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बाकी वो दोनों ही चीजों में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मेहरगढ़ में कुछ कब्र मिली हैं, जिन कब्र में आपको मिलता है कि डेड बॉडी के साथ कुछ खाना भी रखा हुआ था। इसका मतलब वो लोग मृत्यु के बाद के जीवन पे विश्वास रखते थे। इंडस सिविलाइजेशन का एक सिटी था ये। और दार्जिलिंग के बारे में ये है कि दार्जिलिंग में आपको वो मराठी में उसको खलबत्ता कहते हैं, जिसको आप जो पत्थर का बना होता है, वो कटोरा भी पत्थर का होता है और जिससे आप मारते हो वो भी पत्थर का होता है, जिसमें आप पीस सकते हो कुछ भी, जो आयुर्वेद में देख सकते हो आप, बहुत से एडवर्टाइजेस में भी दिखता है। तो वो दार्जिलिंग के खुदाई में मिला हुआ है। अभी एक 4th चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसका नाम है आरंभिक नगर। हम देखेंगे, हमने चैप्टर 1 में क्या देखा कि इतिहास को कैसे जाने, चैप्टर 2 में हमने क्या देखा कि पूरा पाषाण युग में आदमी कैसा रहता था।
चैप्टर नंबर 3 में अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पुरापाषाण युग से नवोपाषाण युग में आते आते मानवीय जीवन में कौन कौन से बदलाव हुए। अभी 4th चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के बाद का, आरंभिक नगर। और आरंभिक नगर चैप्टर में हम देखेंगे कि उसने नदी किनारे गांव कैसे बसाए, गांव बसाने के बाद उसके जीवन शैली में क्या बदलाव हुए, और चैप्टर नंबर 5 में उसके बाद देखेंगे और आधुनिक जीवन शैली। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपका एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये सब का हिस्ट्री, ज्योग्राफी खत्म करने की जिम्मेदारी समरी एज इट इज खुद उठाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद।